Good morning, students. Myself, Dr. हर्षिता राठौड़, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी में जो हमारा कल का टॉपिक चल रहा था, मनोविज्ञान सांख्यिकी, उसी में सांख्यिकी के विभिन्न प्रकारों की बात करेंगे। कल हम बात कर चुके थे कि सांख्यिकी क्या होती है, सांख्यिकी की कौन कौन सी विशेषताएं हैं और सांख्यिकी का किस किस एरिया में महत्व है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सांख्यिकी के प्रकारों की। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्रदत्त वितरण के आधार पर सांख्यिकी को दो भागों में बांटा गया है उनकी। प्रदत्त वितरण का मतलब है डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, या आपने डेटा कलेक्शन जहाँ से किया है, जिस पॉपुलेशन में से किया है, जिस तरीके के सैंपल से किया है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि सांख्यिकी किस प्रकार की होगी। तो जनरली यहाँ आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि जनसंख्या और प्रतिदर्श यानी पॉपुलेशन और सैंपल होता क्या है। बेसिकली पॉपुलेशन का मतलब है आप कोई भी जो रिसर्च कर रहे हो उसका आपका जो टारगेट ग्रुप है वो कोई भी हो सकता है। कॉलेज स्टूडेंट हो सकते हैं, स्कूल स्टूडेंट हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया के बैंक कर्मचारी हो सकते हैं या टीचर्स हो सकते हैं। तो जो भी आपका पर्टिकुलर एरिया है उसके अंदर जो टोटल पॉपुलेशन है, यानी यदि आप स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स सभी उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, वो पॉपुलेशन कहलाती है। जबकि जब हम कोई प्रतिदर्श यानी सैंपल लेते हैं तो वो उस जनसंख्या का एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होता है, यानी कि एक तरीके से उस जनसंख्या को प्रतिनिधित्व करने वाला एक छोटा सा उसका हिस्सा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हमें जयपुर के स्टूडेंट्स पे कोई स्टडी करनी है तो जयपुर के सभी कॉलेज स्टूडेंट की अगर ऊपर स्टडी करनी है तो जयपुर के सभी कॉलेज और उनमें जितने भी स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं वो हमारी पॉपुलेशन होगी। लेकिन कोई भी स्टडी के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम वो सारा का सारा पॉपुलेशन को एज अ सैम्पल काम में लें या रिसर्च में काम में लें। तो हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी कॉलेजेस हैं और उनमें जितने भी स्टूडेंट हैं उनको हम रैंडमाइज तरीके से यानी यादृच्छिक रूप से उनमें से बिना पार्शियलिटी के हम बच्चों को इकट्ठा कर लें और हम उसे उनके ऊपर स्टडी करें। तो ये एक तरीके से प्रतिदर्श या सैंपल कहलाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जब आप किसी ग्रॉसरी शॉप पे जाते हैं, किराने की दुकान पे जाते हैं और वहाँ पे यदि आपको गेहूँ लेने हैं तो आप क्या करेंगे कि आप गेहूं की जो पूरी बोरी होगी उसमें से कुछ सैंपल हाथ में लेकर आप देखेंगे कि वो साफ़ है या नहीं है, दाना अच्छा है या नहीं है। तो ये आप किससे करते हो? सैंपल से, न कि आप पूरी की पूरी बोरी खाली करके चेक करते हो कि गेहूं कैसा है। तो इसी तरीके से जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो वो हम सैंपल पे करते हैं, और वो सैंपल कैसा होना चाहिए? रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधित्वात्मक। इस तरीके का सैंपल हो कि वो पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। यानी अगर हम कॉलेज स्टूडेंट जयपुर की बात करें तो उसमें लड़के लड़कियां दोनों शामिल होने चाहिए, उसमें पीजी यूजी दोनों के स्टूडेंट्स होने चाहिए, उसमें एरिया वाइज भी सभी कॉलेजेस का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो इस तरीके का जब हम कोई सैंपल लेते हैं तो उसे रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बोलते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जब हम किसी सांख्यिकी में आप ऐसी विधियों का उपयोग करते हैं जिसमें कि आपका जो डेटा कलेक्शन है वो डेटा कलेक्शन प्रसामान्य वितरण पर आधारित जनसंख्या में से लिया गया हो, यानी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी पर जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, उस पर से आपने यदि कोई डेटा लिया है, कोई सैंपल लिया है, उस सैंपल का डेटा लिया है, तो वो आपका प्राचलिक सांख्यिकी कहलाता है। यहाँ सांख्यिकी की फिर से मैं बताऊँ, हम दो तरीके की सांख्यिकी की बात कर रहे हैं, प्राचलिक और अप्राचलिक, यानी कि पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। जब पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं तो पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स उसे बोला जाता है जो कि एनपीसी पे बेस्ड होता है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड होता है। यानी आपकी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी की यदि हम बात करें, ज़रा सा मैं आपको ब्रश की सहायता से यहीं समझाने का प्रयास करूँगी। देखिए,
ये अगर हम एक कर्व की बात करें तो ये इस तरीके का नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का कर्व होता है। इसे हम बोलते हैं NPC कर्व, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। और इसी पर आधारित जनसंख्या पर जब हम डेटा कलेक्शन करते हैं या सैंपल लेते हैं तो उसको बोलते हैं प्राचलिक सांख्यिकी। NPC जो दर्शाता है वो आप देख सकते हैं कि ये एक्सट्रीम्स पे बहुत कम और मैक्सिमम जनता बीच में यानी औसत पर आती है। यानी जब भी आप कोई डेटा कलेक्शन किसी सैंपल पर लेते हैं और वो सैंपल आपको NPC पे बेस्ड होता है, यानी कि उसमें जो मैक्सिमम जनता है वो आपकी बीच में आए। यदि हम IQ की बात करें तो सपोज़ 90 से लेकर 110 तक की जो IQ है वो आपकी नॉर्मल है, तो औसत जनता यानी मैक्सिमम जनता इसके बीच आएगी, जबकि एक्सट्रीम्स पे यानी 110 से अधिक जो IQ वाली जनता है वो बहुत कम होगी। इसी तरीके से 90 से कम वाली जो जनता है वो भी बहुत कम होगी। तो ये चीज़ जो है, यदि हम इस तरीके की पॉपुलेशन पर से कोई डेटा कलेक्शन करते हैं तो ये कहलाता है प्राचलिक सांख्यिकी। इसके ऊपर जो भी हम स्टैटिस्टिक्स काम में लेते हैं वो हम पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स काम में लेते हैं। पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स कई तरीके की है, आप अभी स्टैटिस्टिक्स के इस पूरे पेपर में पढ़ेंगे। टी टेस्ट है, आपके एनोवा है, ये सारे आपके और भी इनके अलावा कई सारी आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे जो कि NPC पे या प्राचलिक सांख्यिकी कहलाती है, जो कि NPC पे बेस्ड है। अब हम बात करते हैं अप्राचलिक सांख्यिकी की। तो अप्राचलिक सांख्यिकी का तात्पर्य होता है कि आपने जो सैंपल लिया है, जो प्रतिदर्श लिया है, वो आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी यानी प्रसामान्य वितरण पर वितरित ना हो। यानी कि आपकी जो जनसंख्या है वो ऊबड़ खाबड़ टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, उसमें मैक्सिमम जनता आपकी औसत नहीं होकर एक्सट्रीम्स पे हो सकती है। तो ऐसी जब हम सांख्यिकी ऐसी हम जनता पर से जब हम डेटा कलेक्शन करते हैं तो उस पर हम नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स का उपयोग करते हैं। नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स या अप्राचलिक सांख्यिकी को वितरण मुक्त सांख्यिकी या निरंतरता मुक्त सांख्यिकी भी कहा जाता है, क्योंकि वितरण मुक्त या फ्री स्टैटिस्टिक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई नियमों से आप बंधे नहीं होते, जबकि जो पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है वो NPC के नियमों में बंधे हुए होते हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के सिद्धांतों में वो बंधा हुआ होता है। इसके अलावा नॉन पैरामेट्रिक जो टेस्ट है वो जनरली छोटे समूह पे काम में लिया जाता है, जहाँ छोटा समूह, क्योंकि छोटा समूह कभी भी पूरी जनसंख्या नहीं होती, बहुत छोटा है। यदि आपको MRs पे कोई काम करना है, मेंटली रिटार्डेड पे, या आपको सिर्फ आप ही के कॉलेज के कुछ बच्चों पे कोई स्टडी करनी है, तो ये जनरली नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आता है। जबकि जब आप पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाले सैंपल पे कोई स्टडी करते हैं तो वो हम पैरामेट्रिक टेस्ट के द्वारा करते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि जो बेसिक दो तरीके की स्टैटिस्टिक्स हैं, दैट इज़ पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। इसके अलावा और भी कई तरीके के स्टैटिस्टिक्स को डिफाइंड किया गया है, अलग अलग भागों में बांटा गया है विभिन्न आधारों पर, उनको आप बुक में देख सकते हैं। लेकिन मेन जो हमारा फोकस है वो पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक पे रहेगा। इसके आगे अगर हम बात करें तो सांख्यिकी के क्षेत्र आते हैं कि सांख्यिकी के एरियाज़ कौन कौन से हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें सांख्यिकी कार्य करती है। तो सबसे पहला क्षेत्र है राज्य, या सांख्यिकी का मौलिक एवं प्रारंभिक क्षेत्र राज्य ही कहा गया है। जैसा मैंने आपको आरंभ में बताया था कि सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स वर्ड जो है वो इटसेल्फ जर्मन और आपकी जिन भाषाओं से लिया गया है, इटैलिक, उनमें इसका मतलब ही राज्य होता है। यानी कि राज्य से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जो भी सूचनाएं हैं, वो स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत ही आती हैं। और आज भी ये चीज़ राज्य को ही एक तरीके से राज्य का ही प्रतिनिधित्व करती दिखाई देती है, क्योंकि राज्य से संबंधित वहाँ की जनसंख्या, वहाँ की जन्म मृत्यु दर, वहाँ का किसी भी राज्य का साक्षरता प्रतिशत, और इसके अलावा वहाँ की जातियों का प्रतिशत, कुछ भी हम लें तो वो सब स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आता है और उसी के अंतर्गत इनका संग्रहण, विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। इसके अलावा योजना और नीति, सांख्यिकी का जो मेन कार्य है वो है आपकी, क्योंकि हम प्रदत्त इकट्ठे करके उन प्रदत्त के आधार पे हम योजना और नीति बना सकते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना टाइम चल रहा है, हमें कैसे पता
कि कितने लोगों को वैक्सीनेशन चाहिए। हमारी यदि हमें नहीं पता होता कि भारत की जनसंख्या कितनी है, उस जनसंख्या में एडल्ट कितने हैं यानी 18 से ऊपर कितने हैं, उसके नीचे कितने हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितनी वैक्सीनेशन की ज़रूरत, कितने वैक्सीन की ज़रूरत है और कितना वैक्सीन बनाना है और कितना वैक्सीन किन लोगों को लग चुका है, किन लोगों को नहीं लगा है, 18 से ऊपर वालों को किन को लगा, 18 से कम वालों को किन को लगना है। तो ये सारा कुछ स्टैटिस्टिक्स का ही कार्य होता है। और जब हम स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो हमारी योजनाएं और नीतियां भी उसी के आधार पे बनाई जाती है। आपने बीच में सुना होगा कि ऑक्सीजन की कमी आने लगी थी, तो हमने बाहर से ऑक्सीजन का अरेंजमेंट किया और यहाँ पे भी कई ऑक्सीजन की नई यूनिट्स लगाई गई इंडिया में। तो ये सब किसके द्वारा हुआ? आपको कैसे पता है कि कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है और कितनी कमी आने वाली है? क्योंकि ये सब आपको स्टैटिस्टिक्स बताता है, कितने लोग हैं, बीमार कितने पड़ रहे हैं, दैट मीन्स पर व्यक्ति यदि इतनी ऑक्सीजन चाहिए तो कितने लोगों को कितनी चाहिएगी और हमारे पास टोटल स्टोरेज कितना है तो हमें और उसे कितना बढ़ाना है। तो इस तरीके की योजनाएं, नीतियाँ, ये सभी सांख्यिकी के आधार पर ही बनाई जाती है। इसके अलावा सांख्यिकी का जो इम्पॉर्टेंट एरिया है दैट इज़ व्यापार और प्रबंध, यानी हम कह सकते हैं जो ट्रेडिंग होती है और जो मैनेजमेंट होता है वो भी सांख्यिकी पर ही डिपेंड करता है। आप देख सकते हैं व्यापार में एक छोटा सा व्यापारी भी स्टैटिस्टिक्स पे काम करता है। वो किस एरिया में रहता है, उस एरिया के लोगों का कंजम्पशन कितना है, आटा कितना चाहिए, तेल कितना चाहिए, तो वो उतना स्टोरेज रखता है कि महीने भर में इतना आटा, तेल, चीनी ख़त्म होगा तो मुझे इतने लोग ले रहे हैं तो मैं इतना स्टोरेज रखूँ और उसके अलावा फिर नेक्स्ट मंथ वो कितना ख़रीदना है। तो आप देखिए बिना स्टैटिस्टिक्स के तो एक व्यापारी, छोटा सा व्यापारी भी अपना कार्य नहीं कर सकता। तो ऐसे में पूरे देश का या देश, हम पूरे ग्लोबल की बात करें तो आप बिना स्टैटिस्टिक्स के काम नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है, किस लेवल की आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है, कौन सी फैक्ट्रीज़ लगनी चाहिए, कौन सा रॉ प्रोडक्ट होना चाहिए और हमें किस तरीके से उसे प्रबंध करना है कि सभी के हिस्से में वो आ जाए। तो मैनेजमेंट हुआ है, चाहे व्यापार हुआ, इन सब में सांख्यिकी का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होता है और इसका बहुत महत्व है। इसके अलावा मनोविज्ञान और शिक्षा में भी सांख्यिकी का अपना महत्व है, ये आप देख ही पा रहे हैं। जैसे मैंने कल एक चीज़ बताई थी कि कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो मनोविज्ञान है, शिक्षा है, अभी आप आगे देखिए समाज विज्ञान, मानव विज्ञान, साइंस, कोई भी आप सब्जेक्ट ले लें, उस सब्जेक्ट की ग्रोथ, उस सब्जेक्ट का डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स पर ही डिपेंड करेगा। क्योंकि नई नई रिसर्च करने के लिए हम डेटा कलेक्शन करते हैं, तो उस डेटा को इंटरप्रिटेट करना, उस डेटा के आधार पे प्रेडिक्शन करना और नए नियम, नए तथ्यों को लाना, ये सब कुछ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा ही होता है। तो न केवल मनोविज्ञान और शिक्षा में मनोविज्ञान का काफ़ी उपयोग है और हम कई तरीके की हमारी समाज की, साइकोलॉजी की, शिक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान भी सांख्यिकी के आधार पर ही कर पाते हैं। यदि एक व्यक्ति को पता है कि क्लास में सिर्फ 5-7 बच्चे हैं जो अच्छा कर पा रहे हैं, बाकी बच्चे, पूरी क्लास फेल हो रही है, तो ये छोटी सी स्टेट्स आपको एक टीचर को बता पाएगी कि आपका जो पेपर मेकिंग का तरीका है वो शायद सही नहीं है, या आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो तरीका सही नहीं है। क्योंकि क्लास के सिर्फ 10% स्टूडेंट पास हो रहे हैं, 90% नहीं, मतलब सिर्फ जो हाईली इंटेलिजेंट है वो कैचअप कर पा रहे हैं, बाकी बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बेसिस पे टीचर अपने आप को थोड़ा सा सुधार सकता है, अपने जो टीचिंग लेवल है उसको थोड़ा डाउन कर सकता है बच्चों के अनुसार। इसी तरीके से पेपर मेकिंग जो है, जिस तरीके का पेपर बनाना है उसे भी थोड़ा सा वो लो लेवल में बना सकता है कि बाकी बच्चे भी उसे अटेम्प्ट कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें सांख्यिकी के द्वारा ही निकल कर आती है। बिना सांख्यिकी के आप न तो किसी तरीके की कोई व्याख्या या विश्लेषण कर सकते हैं किसी भी चीज़ का, और न ही आप किसी भी चीज़ के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो समाज विज्ञान, मानव विज्ञान, मनोविज्ञान, इन सभी में इसका बहुत अधिक उपयोग है। इसके अलावा यदि हम देखें तो जीव विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान का भी मैंने आपको एग्जाम्पल ही दिया कोरोना का। इसके अलावा जीव विज्ञान में, इन सब में सांख्यिकी का बहुत अधिक उपयोग है। आप छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि किसी भी एरिया में यदि कोई एक पर्टिकुलर जाति ख़त्म हो जाती है तो उसका पूरा इफ़ेक्ट जो है वो
उसकी बायोसाइकिल पे पड़ता है, जो एक जानवर दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को खाता है, तो ये पूरी साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। और ऐसे एरिया में जहाँ कोई अगर पर्टिकुलर एक जीव जंतु एक्सटिंक्ट हो गया, ख़त्म हो गया, तो उसका पूरा प्रभाव वहाँ के पूरी जोग्राफ़ी और वहाँ के भौगोलिक एरिया पर और वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर पड़ता है। तो ये सब कुछ कहाँ से पता चलता है? ये सब कुछ स्टैटिस्टिक के द्वारा ही ज्ञात हो पाता है। इसी तरीके से लेखा विद्या या लेखा परीक्षण जो अकाउंटेंसी है, वो भी आपको समझ ही आ रहा होगा। अकाउंटेंसी तो पूरा ही पूरा स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड है। उसमें कई तरीके के रिग्रेशन एनालिसिस वगैरह होते हैं, जिनसे हम पता लगा पाते हैं कि आखिर ये जो चीज़, कोई भी चीज़ जब एक ग्रोथ करती है तो वो वापस कहाँ जाएगी, इसका प्रेडिक्शन भी हम स्टैटिस्टिक्स के द्वारा करते हैं। इसकी एक शाखा है कोरिलेशन, और कोरिलेशन का ही एक पार्ट है रिग्रेशन। उसके द्वारा पता चलता है कि जो एक चीज़ हाइप क्रिएट हो रही है वो वापस डाउनफॉल में कितना आएगी। इसके अलावा उद्योग में, बीमा में, औद्योगिक संगठनों में यहाँ की भी जो विभिन्न समस्याएं हैं उनकी जानकारी, उनके ऊपर डेटा कलेक्शन करके उन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, वहाँ सांख्यिकी का बहुत अधिक महत्व है। और गणित तो अपने आप में है ही सांख्यिकी, या हम ये कहते हैं कि सांख्यिकी इटसेल्फ एक गणित का ही भाग है। गणित बहुत बड़ा है और उसका एक छोटा सा हिस्सा स्टैटिस्टिक्स है, तो गणित से तो इसका काफ़ी अधिक संबंध है। और इस तरीके से हम देखें तो सांख्यिकी हमारे लाइफ के हर एरिया में, हर पार्ट में हमें हेल्प करता है, और इसकी उपयोगिता हमारे लाइफ में न केवल सैद्धांतिक रूप से बल्कि प्रायोगिक रूप से भी काफ़ी अधिक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं सांख्यिकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर है आपका। आपको इसको समझना चाहिए क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी हेल्पफुल होगा। सो थैंक्स। नेक्स्ट चैप्टर में हम सांख्यिकी के विभिन्न उपयोगिता के बारे में बात करेंगे। अभी हमने किन किन क्षेत्रों में उपयोग है वो किया है, किन क्षेत्रों में किस तरीके से उपयोग है, इसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।